In the case of retirement, if full or part of the amount payable to the retiring partner still remains to be paid and there is no agreement among the partners, then retiring partner will get. We are talking about section 37 of the Indian Partnership Act 1932. Now, सेक्शन 37 कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो कि रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है, डिसीज्ड पार्टनर भी हो सकता है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर आप उसे या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपको उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा फॉर द डिले दैट यू हैव मेड एज अ फर्म. फॉर एग्जाम्पल, उसकी डेथ हुई थी 30 जून को और आपने उसे या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेट्स से टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कुछ भी पैसा नहीं दिया, जो भी उसका बैलेंस ड्यू था वो पे नहीं किया, तो इस केस में फर्म को उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा. तो वो एक्स्ट्रा क्या पे करना होगा उसकी बात होती है सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. तो देखिए यहाँ पे ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हमने क्या देना है, कितना इंटरेस्ट देना है या कितना शेयर इन प्रॉफिट्स देना है फॉर द डिले दैट वी हैव मेड. पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने आपस में डिसाइड नहीं किया तो इसमें से दो में से कोई भी ऑप्शन वो पार्टनर चूज कर सकता है, आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उसकी डेथ हो गई है. वन इज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, 6% पर एनम. या तो आप उसको इंटरेस्ट पे करो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द डिले दैट यू हैव मेड ऑन द अमाउंट जो उसको आपने नहीं दिया, या फिर आप उसको शेयर इन प्रॉफिट्स दो अर्नड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल. अगर आप चाहते मैं इसको समझा देती हूँ क्विकली. जैसे मान लीजिए चैम्प्स, एक पार्टनर है सी, उसकी डेथ हुई है लेट्स से 30 जून को, कोई भी साल मान लीजिए 19, ठीक है. और इस दिन ए का जो कैपिटल अकाउंट था आफ्टर एडजस्टमेंट्स वो 75,000 था लेट्स से, बी का जो कैपिटल अकाउंट था वो लेट्स से 65,000 था और सी को जो पैसा हमने देना था वो 45,000 था, ठीक है. नाउ लेट्स से 6 मंथ्स बीत गए, 31 दिसंबर तक अभी तक हमने सी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये 45,000 रुपीज की पेमेंट नहीं की है, ठीक है. तो सी के रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांड कर सकते हैं दो में से कुछ एक अमाउंट. हम ये मान रहे हैं कि पार्टनर्स के बीच में पहले कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए सेक्शन 37 अप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि जो उसको पैसा नहीं मिला उस पे 6% का इंटरेस्ट उसके घर वालों को हम देंगे फॉर द डिले. कितने महीने डिले हो गया? 6 मंथ्स. तो ये बनता है 1350, ठीक है. या तो ये उसको मिलेगा या सेकंड ऑप्शन है शेयर इन प्रॉफिट्स. शेयर इन प्रॉफिट्स मतलब उसके जाने के बाद जितना भी आपने डिले किया उस पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया. अज्यूमिंग 50,000 का प्रॉफिट इस पीरियड में अर्न हुआ है, तो सी के घर वाले कहेंगे कि ये प्रॉफिट तुमने सिर्फ अपने कैपिटल से नहीं कमाया, जो सी को तुमने पैसा नहीं दिया ना उसको भी तुमने यूज किया ये प्रॉफिट कमाने के लिए. बात भी सही है क्योंकि उन्होंने अभी तक ये पैसा दिया नहीं है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 50,000 तुमने कमाया है टोटल इस इतनी कैपिटल से. 75,000 ए की थी, 65,000 बी की थी और सी को जो तुमने पैसा नहीं दिया वो भी तुमने अभी तक अपने पास रखा हुआ है. इतना पैसा लगा के तुमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है. तो इसमें से जो सी का हिस्सा बनता है दैट इज इंटू 45,000 करेंगे ना, क्योंकि सी का जो कैपिटल था, जो बैलेंस था वो 45,000 था. तो इतना शेयर इन प्रॉफिट्स बनता है सी का फॉर द डिले दैट यू हैव मेड. सो दैट इज 12,162. तो ऑब्वियस है कि इस केस में अगर सी के एग्जीक्यूटर्स के पास ऑप्शन है तो वो ये वाला ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे, ठीक है. तो मैंने वैसे ही आपको ये समझा दिया, आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट, हाँ ये होता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये भी होता है. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1, 2, 3, या they have a choice to either get 1 or 2. So of course they have a choice to get either 1 or 2, right?